हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम नैदानिक मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल केस स्टडी टेक्निक्स। तो इसके बारे में हम एकदम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। नैदानिक केस अध्ययन विधि से जुड़ा हर चीज़, जैसे नैदानिक केस अध्ययन विधि का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, नैदानिक केस अध्ययन विधि के प्रकार कितने होते हैं, साथ ही साथ इसकी अवस्थाएं क्या होती है और इसका गुण और दोष क्या होता है, कंप्लीट आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए यदि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। और आप ये जानते हैं कि ये टॉपिक आपका एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4 ए जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को और लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, केस अध्ययन प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें रोगी के व्यक्तित्व की संरचना, गतिकी, उसकी कमजोरियां एवं प्रबलता, विकासात्मक पूर्ववृत्तियां, भविष्य में रोगी के बारे में किए जाने वाले निर्णय आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहने की तात्पर्य है कि ये जो नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि है, ये क्या है, नैदानिक मूल्यांकन की प्रविधियां हैं जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा और मनोचिकित्सकों द्वारा, दोनों के द्वारा क्या है, मानसिक रोगियों का इलाज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मानसिक रोगियों का इलाज करने के लिए, मानसिक रोगियों के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि इसका हम एक अर्थ देखें तो देखिए, केस अध्ययन प्रविधि एक ऐसी विधि है, एक ऐसी ये टेक्निक है, इसमें क्या होता है, रोगी के व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना से संबंधित सभी पक्ष, उसकी गतिकी, उसकी क्या है कमजोरियां जो है, उसकी प्रबलता यानी कि उसकी शक्तियां, उसकी विकासात्मक पूर्ववृत्तियां, ठीक है, यानी कि रोगी बनने के पहले उसका विकास किस तरीके से हुआ वो सभी जानकारी, और साथ ही साथ भविष्य में रोगी के बारे में किए जाने वाले निर्णय आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि केस अध्ययन प्रविधि एक ऐसी अध्ययन प्रविधि है जिसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों द्वारा इस उद्देश्य से ये किया जाता है जिसमें क्या है, रोगी के व्यक्तित्व की संरचना को जान सके, उसकी गतिविधि को जान सके, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, और मानसिक रोगी बनने के पहले उसका विकास क्रम कैसे रहेगा, और भविष्य में रोगी के बारे में क्या है, निर्णय लेना भी इसमें शामिल होता है। किसमें, केस अध्ययन प्रविधि। केस अध्ययन प्रविधि मतलब एकदम सिंपल समझिए कि किसी व्यक्ति या समूह के बारे में कंप्लीट नॉलेज जुटाता है इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक, तो इसी को केस अध्ययन प्रविधि हम कहते हैं। देखिए, आगे हमने बताया भी है कि इस विधि में चिकित्सक रोगी के बारे में एक विस्तृत इतिहास तैयार करता है और उसका विश्लेषण करता है। क्या करता है, केस अध्ययन प्रविधि में जो चिकित्सक होते हैं वो रोगी के बारे में विस्तृत इतिहास, यानी कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा रोगी का, उसका व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी, और साथ ही साथ उसकी प्रबलता, उसकी कमजोरियां, और उसके क्या है, उसके विकास कैसे हुआ और किन कारणों से ये रोग हुआ, और भविष्य में कैसे निर्णय लिया जाएगा, पूरा एक इतिहास तैयार करता है। फिर उसका क्या है, वो एनालिसिस करता है और उसके आधार पर रोगी का वो इलाज करता है। ठीक, एक परिभाषा लेते हैं, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। कोमर ने डिटेल में बताया है, इनकी सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है। तो कोमर 1995 कहते हैं कि केस अध्ययन प्राय एक व्यक्ति का विस्तृत इतिहास एवं व्याख्यात्मक वर्णन होता है। सबसे पहली बात आप समझिए, केस अध्ययन विधि क्या होता है, ये किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, या एक ही समूह को पकड़कर उसी का क्या है, विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है और पूरी डिटेलिंग में क्या है, वर्णन होता है उसके बारे में। ठीक है, समझ लीजिए जैसे कि केस अध्ययन विधि में ये नहीं कि 1000 व्यक्तियों को बटोर दिया जाए, एक ही केस लिया जाएगा, उसी केस का विस्तृत इतिहास तैयार किया जाएगा और उसमें व्याख्यात्मक वर्णन भी होता है। मतलब पूरा डिटेल रहेगा, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। यह व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है, एवं लक्षणों का वर्णन करता है, एवं उसके कौन कौन से लक्षण हैं जिससे कि वो मानसिक रोग से ग्रसित हो गया है, इसका वर्णन करता है। इसमें विशेष प्रकार के उपचार के परिणाम स्वरूप एवं अनुप्रयोग का भी वर्णन होता है। मतलब केस अध्ययन विधि में क्या होता है, विशेष प्रकार का जो उपचार होता है और उपचार का जो परिणाम होता है तथा उसका उपयोग,
इस सभी का भी वर्णन होता है। और इसमें इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि व्यक्ति की समस्या किस तरह विकसित हुई थी। ठीक है, यानी कि केस अध्ययन प्रविधि में क्या क्या किया जाता है कोमर के अनुसार, ये करें सबसे पहली बात ये करें कि ये क्या है, इसमें एक व्यक्ति का विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है और उसका व्याख्यात्मक वर्णन भी होता है। और करें कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो बैकग्राउंड होता है, वर्तमान परिस्थिति होता है, उसका लक्षण होता है, इसका वर्णन किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें विशेष प्रकार के उपचार के परिणाम एवं उसका अनुप्रयोग का भी वर्णन होता है। और इसमें इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता है कि व्यक्ति का समस्या कैसे पनपा या कैसे विकसित हुआ। तो आशा करते हैं कि नैदानिक केस अध्ययन विधि क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में दिया है, उद्देश्य, यानी कि पर्पजेज ऑफ क्लिनिकल केस स्टडी टेक्निक्स, यानी नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से प्रमुख उद्देश्य हम इस प्रकार हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है कि नैदानिक समझ। देखिए, नैदानिक केस स्टडी के माध्यम से या नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का अध्ययन किया जाए तो जो मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको क्या है, पूरा एक तरह से इतिहास पता लग जाता है उस रोगी का। और जब इतिहास पता लग जाता है तो उनको ये भी पता लग जाता है कि किन कारणों से उस रोगी को क्या है, वो रोग पनपा है। और ये जब उनको कारण पता चल जाता है तो उसके लिए फिर उसके बाद वो अपना निवारण करने के लिए आगे रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य कि केस अध्ययन प्रविधि के माध्यम से नैदानिक समझ पैदा होती है, कहाँ, किसमें, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों में और मनोचिकित्सकों में। दूसरा है उपचार योजना। केस अध्ययन प्रविधि क्या है, जो ट्रीटमेंट का प्लानिंग क्या होगा ये भी बनाने में मदद करता है। यानी कि केस अध्ययन विधि का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि जो मानसिक रोगी है उनके लिए क्या है, उपचार योजना कैसे बनाया जाए और किस तरीके से उनका इलाज किया जाए कि वो बेहतर हो सके। तीसरा है कि केस अध्ययन प्रविधि से सीखना और शिक्षा, यानी कि लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी केस अध्ययन विधि के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी मिलती है। और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इंटर्नशिप लेने वाले छात्र उनके लिए भी ये काफ़ी क्या है, मददगार साबित होता है केस अध्ययन प्रविधि। इसके माध्यम से जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट से व्यक्ति क्या है, बहुत कुछ सीखता है। और जो इसमें नए अभी हैं इंटर्नशिप वाले छात्र हैं उनके लिए भी मददगार ये साबित होता है। अनुसंधान योगदान, केस अध्ययन विधि से प्राप्त होने वाले रिजल्ट क्या है, व्यक्ति के अनुसंधान, यानी कि मनोवैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के लिए एक नया बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं, एक नया क्या है, सेट तैयार कर देते हैं, जिससे क्या है वो अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। पांचवा है नैदानिक प्रशिक्षण। ठीक है, और केस अध्ययन प्रविधि के माध्यम से क्या होता है, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो इस छात्र के जो इस क्षेत्र के छात्राएं हैं, यानी कि जो नैदानिक मनोविज्ञान से लोग पढ़ रहे हैं उनको क्या है, नैदानिक केस अध्ययन विधि का ये उद्देश्य है कि उनको क्या है, इससे संबंधित चीज़ों का ट्रेनिंग भी प्रदान किया जाता है। ये अब छठवां है परिणाम मूल्यांकन। ठीक है, अब नैदानिक केस अध्ययन विधि के में क्या है, जो भी परिणाम होता है उसका अच्छे से एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद ही उसका क्या है, इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या किया जाता है। सातवां है पूर्ण पेशेवर समझ। नैदानिक केस अध्ययन विधि का फायदा ये भी होता है कि जब हम नैदानिक केस अध्ययन विधि के माध्यम से किसी मनोरोगी का अध्ययन करते हैं तो उसके हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बारे में जान जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इस क्षेत्र में प्रोफेशनल होते हैं, काम करते हैं, उनको क्या है, एकदम पूरा हर चीज़ पता चल जाता है उस मनोरोगी के बारे में। तो ये भी फायदेमंद होता है। ठीक है, आठवां है अनूठे केसों की पहचान। कभी कभी नैदानिक केस अध्ययन विधि से जब व्यक्ति अध्ययन करता है या मनोचिकित्सक अध्ययन करते हैं रोगी का, तो उनके सामने कई ऐसी समस्याएं आ जाती है या कई ऐसे नई चीज़ आ जाती है जो पहले वो मतलब कि पहले उसका जिक्र नहीं हुआ। तो इससे क्या है, उन्हें ये फायदा होता है कि एक नया केस मिल जाता है, कि नया केस का पहचान हो जाता है। इस पर क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। नौवां है स्वास्थ्य सेवा में सुधार। केस अध्ययन विधि प्रविधि का ये भी उद्देश्य है कि जब हम चीज़ों को बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे तो क्या है, हम स्वास्थ्य सेवा में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उपचार सेवा जो मानसिक रोगियों को दिया जाती है उसमें भी सुधार करना इनका उद्देश्य है। पूर्वानुमान और रोकथाम,
ये 10वां है उद्देश्य की, ये इनका यह है कि नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि का ये उद्देश्य है कि मानसिक रोगी के रोग जब विकराल होने के पहले ही हम उसको क्या है पकड़ लें, यानी उसके बारे में अनुमान लगा लें और उसके क्या है रोकथाम संबंधी क्या है निर्देश भी करें, जिससे क्या है वो ज़्यादा विकराल रूप न ले पाए। तो इस तरह से आपने क्या है नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि के उद्देश्यों के बारे में जाना, समझा, पढ़ा। अब हम इसका अगला टॉपिक लेते हैं जो आपके सिलेबस में नैदानिक केस अध्ययन विधि के प्रकार या टाइप्स। तो नैदानिक केस अध्ययन विधि के कुछ प्रमुख प्रकार आपके सामने हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है दीर्घकालिक केस अध्ययन प्रविधि, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल केस स्टडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति पर क्या है लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है और उसकी जो भी समस्याएं हैं उसके जड़ से समाप्त करने का ये क्या है प्रकार है दीर्घकालिक केस अध्ययन। एकदम सिंपल समझिए कि दीर्घकालिक केस अध्ययन में किसी व्यक्ति का क्या है लंबे समय तक उसकी जो समस्याएं हैं उस पर क्या है एक विशेष इतिहास तैयार किया जाता है। स्थान अनुक्रमिक केस अध्ययन विधि वह केस अध्ययन विधि है जिसमें क्या होता है किसी व्यक्ति विशेष पर, ठीक है, उसके व्यक्ति विशेष पर कुछ कुछ समय में यानी कुछ कुछ आयु में, ठीक है, उसका क्या किया जाता है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है या उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे स्थानोक्रमिक केस अध्ययन में ये होता है कि इसमें जैसे कि कुछ निश्चित समय बारे से इस समय मान लीजिए किसी व्यक्ति का वो कब अध्ययन किया जब वो मान लीजिए 20 साल का था, अब 25 साल पे अध्ययन करेगा, अब 30 साल पे, 35 साल पे, 40 साल पे, इतने पे क्या है वो अध्ययन करेगा, इसको स्थानोक्रमिक केस। प्रयोगात्मक केस अध्ययन विधि क्या है, इसमें क्या है उपचार योजना बनाने के लिए और मानसिक रोग की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या है प्रयोग किया जाता है। सीमांत केस अध्ययन विधि में क्या होता है इसमें विशिष्ट समस्याओं के इसमें व्यक्ति की जो रोगी की समस्याएं होती हैं और उनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है और भविष्य में ऐसा न हो इस बात का भी ध्यान दिया जाता है। अब प्राकृतिक केस अध्ययन विधि वह केस अध्ययन विधि है जिसमें कि रोगी का अध्ययन उसके नेचुरल स्टेट में किया जाता है, यानी कि जो मनोचिकित्सक अध्ययन करते हैं वो रोगी के साथ घुल मिलकर ऐसा रहते हैं कि उनको पता नहीं चलता है और वो क्या है उनके साथ नेचुरली उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने प्रकार के बारे में समझा। अब हम पढ़ते हैं अवस्थाएं कितनी होती है नैदानिक केस अध्ययन विधि के, ये भी आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए नैदानिक केस अध्ययन विधि में जो मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं सबसे पहले किसी केस का चयन करते हैं, यानी कि केस सिलेक्शन। केस का चयन भी होना चाहिए, ये किसी व्यक्ति या किसी समूह पे हो सकता है, ठीक है। और जो केस होता है उसको चयन करने के पहले क्या है केस आपका क्या है प्रासंगिक हो, उससे संबंधित चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है केस चयन होता है। दूसरा क्या है सूचित सहमति, यानी कि जिस व्यक्ति का आपने केस लिया है या जिस व्यक्ति पे आपको केस स्टडी करना है उससे क्या है आप एकदम सहमति ले लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक केस स्टडी चलने वाला है और उसे पूरा इस केस स्टडी का जो कैसे मेथड होता है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रक्रिया है, सभी के बारे में डिटेल आप उसको समझा दीजिए। अब तीसरा आ जाएगा, जब समझा दिया तो आप डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे, इंटरव्यू मेथड से करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड से करेंगे और कई तरह के जो परीक्षण हैं उनको अप्लाई करके क्या है डेटा कलेक्शन करेंगे। अब डेटा कलेक्शन हो गया तो निदान और मूल्यांकन। डेटा कलेक्शन से जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ उसके आधार पर क्या है हम एक निदान करेंगे उस व्यक्ति का और फिर क्या है मूल्यांकन करेंगे। नहीं देखिए डाटा कलेक्शन हमको डाटा प्राप्त हो गया, जो डाटा हमें प्राप्त हुआ उसका हम क्या है इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन करने के बाद क्या है हम एक उसका संभावित निदान बना लेंगे, यानी कि निदान और मूल्यांकन। फिर पांचवें में हम क्या है उपचार बनाएंगे योजना की, मतलब किस तरह से जब हमको पता चल गया है कि वह व्यक्ति किस मानसिक रोग से ग्रसित है, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि इस तरह इसमें दवाएं दी जाएगी, थेरेपीज की जाएगी या और कई माध्यम से उसका इलाज किया जाएगा। ये पूरा प्लानिंग हम 5वें स्टेज में बनाते हैं। 6वें में जो हमने प्लानिंग बनाया है उपचार का उसको क्या है लागू इम्प्लीकेशन करते हैं, लागू करते हैं और लागू करने के बाद क्या है 7वें स्टेज में हम देखते हैं फॉलोअप और मॉनिटरिंग। जो 6वें स्टेज में हमने उपचार को लागू कर दिया, 7वें में क्या करेंगे जो उपचार हम कर रहे हैं उसको क्या है मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे, देखेंगे कि इसका क्या है
क्या परिणाम आ रहा है, क्या रिजल्ट, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या है धीरे धीरे सुधार भी करेंगे। तो यही 8वां स्तर है परिणाम मूल्यांकन, जो यानी कि उपचार जो हम उसको कर रहे हैं, उपचार करने के बाद उस क्या रिजल्ट आ रहा है, सुधार हो रहा है रोगी में नहीं हो रहा है या और बिगड़ जा रहा है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद अगर सुधार करने की स्थिति में होगा तो हम सुधार भी करेंगे। और 9वें में क्या है दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग। 9वें में जो भी हमने आंकड़ा सब इकट्ठा किया, हर चीज़ जो हमने चीज़ को अप्लाई किया उस सभी को क्या है हम दस्तावेजीकरण करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और क्या है उससे संबंधित चीज़ों को हम रिपोर्टिंग करेंगे जो हमसे सीनियर है। फिर उसके बाद चिंतन और सीखना, और लास्ट में हम 10वें अवस्था में हम क्या करेंगे, जो हमने केस स्टडी मेथड अप्लाई किया है, जो हमने अध्ययन किया है उसको क्या है अच्छे से इस पर हम चिंतन विचार करेंगे, और उससे जो भी ऐसे चीज़ छूट गए हैं जो भविष्य में उस पर काम किया जा सकता है उसको क्या है हम सुझाव के रूप में लिख देंगे, जो आगे आने वाले जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं उस पर वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुआ अवस्थाएं कैसे नैदानिक केस अध्ययन विधि क्या किया जाता है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों द्वारा। अब हम बात करते हैं नैदानिक केस अध्ययन विधि की नैदानिक उपयोगिता क्या होती है। देखिए, इसकी उपयोगिता नैदानिक मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा आकी जाती है, क्योंकि नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो गुण कर लीजिए, विशेषता कर लीजिए, उपयोगिता वो है समग्र समझ। केस, जैसा कि आप जानते हैं कि केस स्टडी मेथड के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में हमें विस्तृत इतिहास पता चल जाता है, तो उससे हमें क्या होता है उस व्यक्ति के बारे में हमें पूरी जानकारी मालूम हो जाती है, पूरी समझ हमें क्या है पता चल जाती है। दूसरा संदर्भी प्रासंगिकता, यानी कि ये कहने के तात्पर्य है, दूसरा इसका ये फायदा है कि हमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को इस बात का फायदा होता है कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनको जिस भी कारण से उनको क्या है मानसिक रोग उत्पन्न हुए उसके बारे में क्या है वो पूरा डिटेल उनको मालूम चल जाता है। तीसरा नैदानिक निर्णय लेना, केस स्टडी करने से क्या होता है नैदानिक मनोवैज्ञानिक को जो इससे संबंधित निर्णय लेना होता है वो आसानी होती है। चौथा शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी ये काफ़ी योगदान देता है, क्योंकि इसमें जो नौ पेशेवर लोग हैं उनको क्या है इसके माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाती है और क्या है शिक्षा भी प्रदान किया जाता है। पांचवा दुर्लभ या असामान्य केस स्टडी के माध्यम से कई ऐसे केस या असामान्य केस हैं या रेयर केस हैं जिनका स्टडी और भी कई टेक्निक से नहीं हो पाता है, इनके माध्यम से हो पाता है। छठवां रोगित केंद्रीय देखभाल, इसमें क्या होता है जो केस नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि है इसमें क्या होता है क्लाइंट सेंटर्ड प्रिवेंशन किया जाता है, यानी कि रोगी केंद्रित देखभाल किया जाता है, क्योंकि एक ही रोगी पे पूरा क्या है फोकस होता है नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों का। सातवां है सर्वोत्तम तरीकों की पहचान, अब जब नैदानिक केस स्टडी अप्लाई किया जाता है उसके माध्यम से इलाज किया जाता है, तो इसमें क्या है जो बेहतर तरीके होता है उसका क्या है पता लग जाता है नैदानिक मनोवैज्ञानिक को, क्योंकि इसमें उनका इलाज करने में वो कई टेक्निक अपनाते हैं, कोई टेक्निक सफल होता है कोई टेक्निक नहीं सफल होता है, तो कौन सी टेक्निक सफल हो रहा है उस व्यक्ति के लिए या उस रोगी के लिए उनको क्या है ये पता चल जाता है। आठवां अनुसंधान परिकल्पना निर्माण, ऐसे जब इतने सारे डाटा कलेक्शन करने के बाद एक व्यक्ति के बारे में विस्तृत इतिहास तैयार हो गया तो ये क्या करता है अनुसंधान से में और परिकल्पना निर्माण में क्या है सहायक होता है। तो इस तरह से नैदानिक उपयोगिता थी नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि की। अब हर चीज़ का एक गुण होता है तो दोष भी होता है, तो सीमाएं इसके देख लेते हैं, लिमिटेशन क्या होते हैं। तो देखिए सामान्यीकरण चुनौतियाँ, जब आप किसी एक व्यक्ति पे पूरा अध्ययन करेंगे उसको सभी पे लागू करेंगे तो ये जनरलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान में या रिसर्च में ऐसा होता है कि हम सैंपलिंग करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम जनसंख्या पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे केवल एक व्यक्ति का आप अध्ययन करके उसको पूरा जनसंख्या पर लागू करेंगे तो इस सामान्यीकरण से संबंधित चुनौतियाँ होती हैं। विषय परकता और पूर्वाग्रह, अब जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक नैदानिक केस अध्ययन विधि कर रहा है अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो पूर्वाग्रह वृत्ति है या उसका जो विषय का नॉलेज है वो भी क्या है कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है, जिससे अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। सीमित कारण अनुमान, इसमें क्या है जो कारण अनुमान संबंध है वो क्या है बहुत सीमित स्तर पर होता है, मतलब कि परिणाम और कारण का संबंध क्या है अच्छे से इसमें नहीं लगा पाते हैं नैदानिक मनोविज्ञान। नियंत्रण का अभाव,
नियंत्रण का अभाव इसलिए होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक अध्ययन होता है, तो तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं। हो सकता है कि व्यक्ति का बीच में एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि व्यक्ति का क्या है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाए, तो वो और फिर और कई बारी फैक्टर क्या है उसको परिवार की, पड़ोस की, समाज की प्रभावित करती रहती है। इसलिए नियंत्रण का अभाव नहीं होता है। समय अधिक लगता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और नैतिक चिंताएँ भी इसमें बहुत ज़्यादा व्याप्त होती है। नैतिक चिंताएँ क्या होती है, इसमें जो रोगी होता है उसकी जो गोपनीयता की जिम्मेदारी होती है, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो भी कहीं कहीं क्या है लंबे समय तक चलती है, तो एक समय के बाद वो क्या ढीला पड़ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि की सीमाएँ क्या होती है। तो आज के क्लास में हमने आपको एकदम डिटेल में बताया कि नैदानिक केस अध्ययन प्रविधि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रकार कितना होता है, इसकी अवस्थाएँ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसकी सीमाएँ क्या है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।